नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमारे हरियाणा के इतिहास के बारे में सीरीज चली हुई थी, उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार पीछे हम देख लेते हैं कि हमने कौन से हम जो हमारे वंश थे उनको पढ़ चुके हैं। हमें सबसे पहले हमने देखा था महाजनपद। इस महाजनपद के दौरान जो हमारा भारत था वो 16 जनपदों में बंटा हुआ था। उस 16 जनपदों में जो हमारा कुरु जनपद है वही क्या था, हमारा कुरुक्षेत्र था। उसके बाद में हमने देखा था महाजनपद के बाद में मौर्य काल। इस मौर्य काल में हमने हमारा चंद्रगुप्त हो गया, अशोक हो गया, बिंदुसार हो गया, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके मौर्य के काल के बाद में हरियाणा में कौन सा गणराज्य आया था, तो हमारा योध्या गणराज्य आया था, जो नौरंगाबाद भिवानी के अंदर था। उसके बाद में हमने देखा योध्या गणराज्यों के बाद में हरियाणा पर अग्र गणराज्य आया था। इसकी राजधानी अग्रोवा हिसार थी। उसके बाद में हमने देखा था कि इनको हराकर कौन सा गणराज्य आया था, कुणिद गणराज्य आया था। ये जो हमारा अम्बाड़ा के अंदर है वहाँ पे था। उसके बाद में हमने देखा कि अर्जुनाईगढ़ गणराज्य आता है, ये हमारा महेंद्रगढ़ भिवानी के अंदर है। उसके बाद हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था, जो हमारा श्री गुप्त है उन्होंने इस गुप्त काल की स्थापना की। उससे बाद में हमने पुष्यभूति वंश की पढ़ा था कि पुष्यभूति वंश का राजा था जो हर्षवर्धन था, उसके भाई था राज्यवर्धन, इसकी बहन रासरी। इन सभी के बारे में हमें पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। पुष्यभूति वंश के बाद में हमने देखा था गुर्जर प्रतिहार काल। कौन सा काल, गुर्जर प्रतिहार काल। इस काल की मूर्तियां हरियाणा में सभी स्थानों पर मिलती है। उसके बाद हमने देखा था तोमर वंश कि गुर्जर प्रतिहार काल को हराकर कौन सा वंश आया था, तो तोमर वंश आया था। और तोमर वंश के बाद में कौन सा वंश आया था, चौहान वंश आया था। और इसी तोमर वंश के अंदर जो हमारा कौन था, महमूद गजनवी, वो कौन सा आया था, तो हमारा तोमर वंश के दौरान आया था। और जो आपका महमूद गोरी है वो कौन से आया था, चौहान वंश के बारे में इस काल में आया था। तो तोमर वंश में आपका कौन सा आया था, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। और जो आपका चौहान वंश है इसमें आया मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखोगे क्योंकि एचएससी आपसे डायरेक्ट ये पूछती है कि मोहम्मद गोरी के समय हरियाणा पर कौन सा वंश था, तो आपका चौहान वंश था। और मोहम्मद गजनवी के समय हरियाणा पर कौन सा वंश था, तो कौन सा था, तोमर वंश था। ये सभी बातें एचएससी आपसे पूछती है। तो कल हमने देखा था कि चौहान वंश से था, इसके समय कौन सा आया, मोहम्मद गोरी आया था। लास्ट में हम पढ़ा देखा था कि रेवाड़ी के गवर्नर थे, जो कौन से थे, तेजपाल। रेवाड़ी के गवर्नर तेजपाल व मोहम्मद गोरी की सेना के साथ क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में जो अफगान सेनापति था, जो आपका इब्राहिम था, वो क्या हो जाता है, मारा जाता है। और इसका एक अन्य सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो क्या कर लेता है, रेवाड़ी पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार से रेवाड़ी पर अधिकार करने के बाद में उसका हरियाणा व दिल्ली पर क्या हो जाता है, राज हो जाता है। और मुगल काल की क्या करता है, स्थापना करता है। तो आज हम पढ़ेंगे मुगल काल। ये सीक्वेंस आप याद रखना, ये आपको बहुत काम आने वाली है। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट होंगे आपके कि कौन से वंश के बाद में कौन सा वंश आया था। आप अपनी कॉपी में एक अलग से इस सीक्वेंस बना के रखो और बार बार इसको रिपीट करो कि कौन से वंश के बाद में कौन से वंश आया था। आज हम स्टार्ट करते हैं मुगल काल। मुगल काल यह आपकी सल्तनत काल, सल्तनत काल कि जो हमारा मोहम्मद गोरी था, कौन था, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, ये था इसका सेनापति। कि जब मोहम्मद गोरी के बाद में उसका सेनापति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 1206 ईस्वी में क्या किया, मुगल काल की क्या की, स्थापना की। कब की, 1206 ईस्वी में किसकी स्थापना की, मुगल काल की स्थापना की। इस प्रकार से जो हमारा दिल्ली था, दिल्ली व हरियाणा, इस पूरे के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, मुगल काल का अधिकार हो जाता है। ये आप तुर्कों को कह सकते हो कि तुर्कों या मुगल काल का क्या हो जाता है, दिल्ली और हरियाणा पर अधिकार हो जाता है।
और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा पर सबसे प्रथम कौन से मुसलमानों ने अधिकार किया था, तो यही आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, क्योंकि ये प्रथम क्या था आपका मुगल काल और आपका क्या था तुर्क था। ये आप ध्यान रखना कि हरियाणा पे ये कौन सा था, ये प्रथम व्यक्ति था, प्रथम व्यक्ति मुगल काल का प्रथम व्यक्ति था जिसने हरियाणा पर क्या किया, अधिकार किया। हरियाणा वह दिल्ली पर अधिकार करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसके उत्तराधिकारी थे 2। जो हम मेन बातें उन्हीं को पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे काम की बातें हैं, जो अच्छे से डायरेक्ट पूछती है, वही सब पढ़ेंगे। तो अब हमारा था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के एक था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। एक इसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। वही रजिया सुल्तान जो डाकुओं के क्या चढ़ गई थी, हत्या चढ़ गई थी। तो ये था हमारा इल्तुतमिश। कौन से शासक, गुलाम का शासक था। इस इल्तुतमिश के समय जो हमने पीछे देखा था कि यल्दोज व कुबाचा, वही यल्दोज व कुबाचा इल्तुतमिश के समय क्या करते हैं, हरियाणा पर आक्रमण करते हैं। हरियाणा पर आक्रमण कौन करता है, एक तो आपका यल्दोज व एक आपका कुबाचा, कुबाचा एक आपका हो गया यल्दोज। ये था आपका इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इस इल्तुतमिश के समय हरियाणा पर कुबाचा और यल्दोज, कुबाचा एक था आपका यल्दोज। ये क्या करते हैं, हरियाणा पर आक्रमण करते हैं। कौन से स्थान पर करेंगे दोनों, ये करेंगे आपके सिरसा। तो जो कुबाचा था ये कौन से क्षेत्र का, ये रहता था पंजाब में। जो पंजाब का क्षेत्र था वो कौन सा था, कुबाचा का था। और जो आपका यल्दोज है, यल्दोज आपका जो गजनी है, गजनी का शासक था यल्दोज। कहाँ का था, गजनी का। और महमूद गोरी कहाँ का था, वो भी गजनी का था। तो ये गजनी पर राज करता था। तो जब इल्तुतमिश शासक बना, उसके समय सर्वप्रथम पहले कुबाचा ने आक्रमण किया सिरसा के ऊपर। सिरसा के जो आसपास का क्षेत्र था, उस क्षेत्र को कुबाचा ने अपने अधिकार में ले लिया। जब ये बात यल्दोज को पता चली कि कुबाचा ने जो सिरसा का क्षेत्र है वो अपने अधिकार में ले लिया है और यहाँ पर क्या हो गया, इसने स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यहाँ का शासक मैं हूँ, इल्तुतमिश नहीं है। तो यल्दोज ने क्या किया, इस कुबाचा के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस कुबाचा के ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद में कुबाचा यहाँ से क्या हो जाता है, हार जाता है। और एक बार फिर से सिरसा के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, यल्दोज का अधिकार हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, सिरसा के ऊपर। और कुबाचा क्या हो जाता है, हार जाता है। उसके बाद में कुबाचा ने क्या किया, इस कुबाचा ने 1227 ईस्वी में, सन पूछित आपको 1227 ईस्वी में एक बार फिर से यह कह दिया कि मैं सिरसा का जो अधिकार है वो मेरा है और इसका शासक मैं हूँ, जिसमें दम है वो आके ये मेरे से ले सकता है। इसने क्या किया, चुनौती दे दी। इसने चुनौती किसने दे दी, कुबाचा ने चुनौती दे दी कि जो सिरसा का क्षेत्र है वो मेरा है, जिस किसी में अगर दम है तो मेरे से आकर वो ले ले। तो इसकी जो चुनौती ही उसको स्वीकार किसने किया, इल्तुतमिश ने। अब 1227 ईस्वी के दौरान इल्तुतमिश व कुबाचा के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, अपना सिरसा का युद्ध होता है। और इस युद्ध के दौरान इल्तुतमिश जीत जाता है। कौन जीत जाता है, इल्तुतमिश। ये इसकी हो जाती है विजय और कुबाचा आपका हार जाता है। इस प्रकार फिर से हरियाणा पर कौन सा शासन था, इल्तुतमिश का। उसके बाद में हम देखते हैं इल्तुतमिश। आपसे क्वेश्चन अच्छे से
इस प्रकार पूछेगी कि इल्तुतमिश के समय हरियाणा पर किसने आक्रमण किया, तो एक आपका हो गया कुबाचा, एक आपका हो गया यल्दौज। क्षेत्र पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, सिरसा। सन पूछे तो आपका आंसर होगा 1227 ईस्वी में। उसके बाद में हम देखते हैं इल्तुतमिश इधर थी हमारी रजिया सुल्तान। अब इल्तुतमिश का शासन था दिल्ली के ऊपर, तो जो दिल्ली के वहाँ के जो बड़े लोग थे वो इल्तुतमिश से खुश नहीं थे। किससे खुश नहीं थे, इल्तुतमिश से खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि इल्तुतमिश के स्थान पर उन्हें रजिया को क्या बना दिया, दिल्ली का सुल्तान बना दिया। दिल्ली का सुल्तान किसको बना दिया, रजिया को। कब बनाया, 1236 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश के बाद में जो दिल्ली सल्तनत है उसमें किसका शासन था, तो किसका था, रजिया सुल्तान का। कब बनी आपकी, 1236 ईस्वी के दौरान। और यही जो रजिया सुल्तान है ये दिल्ली की प्रथम महिला शासिका है। कौन सी है ये, प्रथम महिला शासिका, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका। किसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, वो कौन सी आपकी, रजिया सुल्तान। अब आगे क्या होता है कि रजिया सुल्तान के समय दो व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे। एक था आपका याकूत और एक आपका था अल्तुनिया। एक आपका याकूत हो गया, एक आपका हो गया अल्तुनिया। रजिया सुल्तान बारह सौ 36 ईस्वी में। तो इसके समय दिल्ली पर एक था आपका याकूत, एक आपका है अल्तुनिया। ये दो शासक थे। जो याकूत है वो रजिया के साथ में रहता था। किसके साथ में रहता था, रजिया के साथ में रहता था। और इस रजिया ने याकूत को क्या किया कि आखुर ए घोड़े, आखुर ए याकूत, आखुर ए नहीं, अमीर ए आखुर। रजिया सुल्तान ने क्या किया कि जो याकूत है इस याकूत को अमीर ए आखुर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, अमीर ए आखुर की उपाधि दी। ये अमीर ए आखुर क्या होता था कि उस समय रजिया सुल्तान में जो घोड़ों का जो घुड़सवार थे उनका जो मुख्य अधिकारी था उसको कहा जाता था अमीर ए आखुर। तो याकूत को क्या बना दिया, घोड़ों का सरदार बना दिया कि जो सेना है उस सेना का जो घोड़े हैं उनका सरदार कौन होगा, याकूत होगा, अमीर ए आखुर। और ये जो हमारा अल्तुनिया था ये कहाँ का शासक था, तो ये बठिंडा का शासक था, पंजाब में, पंजाब का बठिंडा, पंजाब का शासक हो गया हमारा, पंजाब के बठिंडा का शासक था। उसके बाद में क्या करता है कि ये जो याकूत है ये भी रजिया को क्या करता है, पसंद करता है। ये याकूत रजिया से क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। और जो रजिया है ये रजिया ये शादी करना चाहती थी अल्तुनिया से। तो इनका एक तरफा प्यार नहीं हो गया ये कि याकूत चाहता था रजिया से शादी करना और इससे शादी करके जो दिल्ली सल्तनत है उसको चलाना चाहता था। और रजिया चाहती थी अल्तुनिया से विवाह करना। और अल्तुनिया से विवाह करके जो पंजाब का क्षेत्र था हमारा बठिंडा, उस पे भी क्या किसका राज हो जाता, रजिया का। और दिल्ली सल्तनत में किसका राज हो गया, रजिया का। तो ये चाहती थी। उसके बाद में रजिया ने क्या किया कि ये इसके पास चली गई, पंजाब के शासक, बठिंडा के शासक है अल्तुनिया के पास है, रजिया सुल्तान चली जाती है। और ये दोनों क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। क्या कर ली इन दोनों ने, शादी कर ली। अब इस बात का याकूत को पता चला कि तू जिससे प्रेम करता था उसने किसी और से शादी कर ली है। तो ये भाई साहब आग बबूला हो चुका था, या तो इसको मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा। तब इसने क्या किया
कि जो डाकू थे, इन डाकुओं को संदेश दे दिया कि रजिया सुल्तान आपके पंजाब बठिंडा में गई हुई है और वहाँ पे उन्हें अल्तुनिया के साथ शादी की है और वो अकेले दिल्ली आ रही है, आप उसको ख़त्म कर दो। तो डाकुओं ने क्या किया, 1240 के दौरान कैथल में, हरियाणा के अंदर, रजिया सुल्तान ने क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं और साथ में अल्तुनिया के भी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ये एचएससी आपसे पूछती है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है, तो वो आपका आंसर होगा कैथल के दौरान। उसकी हत्या कब की, 1240 में। किसने की, डाकुओं ने की थी। ये थी आपकी रजिया सुल्तान। ये सिर्फ थोड़ी हिस्ट्री थी ताकि आपको समझ में आ सके कि रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका थी। कब बनी, 1236 में बनी। उसमें एक शासक था याकूत, एक था अल्तुनिया। याकूत को रजिया ने अमीर अकुर का पद दिया था, इसका है मतलब घोड़ों का मुखिया। उसके बाद अल्तुनिया था पंजाब बठिंडा का शासक। इसने क्या किया, रजिया सुल्तान और अल्तुनिया ने शादी कर ली। जब इसकी बात का पता याकूत को चला, इसने डाकुओं को कहकर रजिया और अल्तुनिया को क्या कर दिया, मरवा दिया। ये थी हमारी रजिया सुल्तान। उसके बाद में हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान के बाद में एक दिल्ली सल्तनत का शासक होता है नसरुद्दीन महमूद। कौन सा शासक, नसरुद्दीन महमूद। अब दिल्ली सल्तनत पर एक शासक होता है नसरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद। ये कहाँ का शासक था, ये दिल्ली का शासक था। दिल्ली सल्तनत में किसका शासक था, नसरुद्दीन महमूद का शासक था। तो इस नसरुद्दीन महमूद के समय जो हमारे मेवात के क्षेत्र था, मेवात का क्षेत्र, इन मेवातियों ने क्या किया, जो नसरुद्दीन महमूद की सरकार थी, किसकी सरकार थी, दिल्ली सल्तनत पर नसरुद्दीन महमूद की सरकार थी। तो इसके समय मेवातियों ने सरकार की तरफ विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह किया, मेवातियों ने विद्रोह कर दिया। मेवातियों के शासक में एक मेव शासक और था। मेवातियों व मेव शासक, एक आपका मेवातियों व मेव शासक है। मेवातियों प्लस में इनके साथ में था मेव शासक है, कि एक आपके मेवात हो गए, एक जो आपका मेव शासक हो गया उसका नाम था आपका मलक्का। एक मेव शासक है मलक्का। इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि जो दिल्ली सरकार थी इसकी तरफ विद्रोह कर दिया। कब किया, 1248 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि मेवातियों ने सर्वप्रथम किसके विरुद्ध विद्रोह किया, तो नसरुद्दीन महमूद की तरफ विद्रोह किया। कब किया, 1248 में। इसका सहयोग किसने किया, जो मेव शासक थे मलक्का ने, उन्होंने क्या किया, इसका सहयोग किया। अब इसके बाद में देखते हैं कि मेवातियों ने आक्रमण कर देता है। तो उस समय जो नसरुद्दीन था, इसका एक सेनापति था, नसरुद्दीन का सेनापति, जिसका नाम क्या है, बलबन। कि जब मेवाती नसरुद्दीन महमूद पर आक्रमण करते हैं, यानी इसकी तरफ विद्रोह करते हैं, तो नसरुद्दीन महमूद का सेनापति कौन था, बलबन था। इस नसरुद्दीन महमूद ने क्या किया, बलबन को ये जो मेवाती थे इनका दमन करने के लिए भेजा। कहाँ पे भेजा था, मेवात में भेजा था, इनका दमन करने के लिए। तो बलबन को मेवातियों का दमन करने के लिए भेजा, दमन करने के लिए। तो बलबन क्या होता है, इनका दमन करने के लिए असफल हो जाता है, इनको हरा नहीं पाया। किन को हरा नहीं पाया, मेवातियों को हरा नहीं पाया, क्योंकि उस समय जो मेवात का क्षेत्र था उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जंगल वगैरह होते थे। तो ये मेवाती क्या करते, एकदम अचानक से इन पर आक्रमण करते, और जब इन आक्रमण करने की बारी आती तो ये भागकर उन जंगलों में छिप जाते थे। इस प्रकार से जो मेवाती थे ये बलबन से हार नहीं पाए। उसके बाद में जो बलबन है 1257 ईस्वी में पुनः इन मेवातियों पर आक्रमण करता है और एक बार फिर से ये असफल हो जाता है। इसके बाद में मेवातियों का साहस इतना बढ़ गया कि जब नसीरुद्दीन महमूद की जो सेनापति रहती थी जो 80 के दौरान, इस पर उन्होंने आक्रमण बोल दिया।
और वहाँ पे आक्रमण बोलने के बाद में इनके जो मवेशी वगैरह थे उनको चुरा कर ये मेवाती भाग जाते हैं। किसको भाग जाते हैं? मवेशियों को। जो मवेशी थे इनको चुरा कर ये मेवाती भाग जाते हैं। कहाँ से चुराया था उन्होंने? हांसी से चुराया था। कब चुराया था? 1257 ईस्वी के दौरान। उसके बाद में जो हमारा बलवन है 1265 के दौरान, जो आपका बलवन है 1265 में दिल्ली का क्या बन जाता है? सुल्तान बन जाता है। बलवन 1265 ईस्वी में सुल्तान बनता है। कब सुल्तान बनता है? 1265 ईस्वी में। तब ये दिल्ली का सुल्तान बना था 1265 ईस्वी में। तो इसने क्या किया कि जो मेवाती थे, इन मेवातियों ने बलवन को बहुत बार हराया था। इस बलवन की नाक में दम कर रखा था मेवातियों ने। तो बलवन ने जैसे ही ये सुल्तान बना तो सबसे पहले इसने क्या किया कि ये जो मेवाती थे जो जंगलों में छुपकर आक्रमण करते थे, बलवन ने जो सभी क्षेत्र था जंगलों का उन सभी को क्या कटवा दिया। कटवाने के बाद में ये क्षेत्र पूरा क्या हो गया? पूरा खाली हो गया। उसके बाद में बलवन ने एक बहुत बड़ी सेना भेजी मेवातियों पर युद्ध करने के लिए। तो बलवन ने मेवातियों पर लो व रकत की नीति अपनाई। लो व रकत की नीति, रकत की नीति ये पूछती है चसी कि लो व रकत की नीति किसने अपनाई? तो बलवन ने अपनाई। किसके विरुद्ध? मेवातियों के विरुद्ध अपनाई। तो इसके दौरान बलवन ने बहुत सारे मेवातियों को मारकर उनकी एक जो दीवार ही वो चिनवा दी थी बलवन ने। ये था आपका बलवन। उसके बाद में अच्छी पूछती है कि गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण, गोपालगिरी, ये था गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया बलवन ने। अगर आपसे स्थान पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? गुरुग्राम में। ये इसके साथ में याद रखना कि जो आपका गुरुग्राम है उस गुरुग्राम में गोपालगिरी दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? बलवन ने करवाया था। कहाँ पे? गुरुग्राम में। ये बात इसके साथ में याद रखना। उसके बाद में जो हमारा महेंद्रगढ़ है, जो डोंसी का किला हमारे महेंद्रगढ़ में, एक हमारा डोंसी का किला और एक कानौड़ का किला। डोंसी का किला पूछे तो महेंद्रगढ़ में, कानौड़ का किला पूछे महेंद्रगढ़ में। इन्हीं का निर्माण किसने करवाया? आपके बलवन ने करवाया था। किन का निर्माण करवाया था? बलवन ने। तो ये था आपका बलवन। उसके बाद में हम पढ़ते हैं खिलजी वंश। उसके बाद में हम देखते हैं खिलजी वंश। ये हमारा सल्तनत काल, जो हम बलवन के बारे में पढ़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी वंश। बलवन के बाद में कौन सा वंश आता है? आपका खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। स्थापना किसकी? जलालुद्दीन खिलजी ने। किसने स्थापना की? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब की? 1290 ईस्वी में। कि बलवन के बाद में खिलजी वंश का आगमन होता है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। कब की? 1290 ईस्वी में की। अब देखते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, ये तो हो गया हमारा बलवन, ये मैंने थोड़ा बता दिया आपका। अब देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी। मैन हमारा ये है जलालुद्दीन खिलजी। यहाँ से HSC एक क्वेश्चन पूछती है आपसे कि जो हमारा हांसी के बरसी गेट का निर्माण किसने करवाया? हांसी के बरसी गेट का निर्माण
किसने करवाया? तो आपके जलालुद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। हांसी के बरसी गेट का निर्माण किसने करवाया? जलालुद्दीन खिलजी ने करवाया था। एक जलालुद्दीन खिलजी के समय सन 1305 ईस्वी में हरियाणा पर मंगोलों ने आक्रमण किया। मंगोलों ने आक्रमण किया। जो मैं ये बात बताता हूँ आपको, ये बात अपनी कॉपी में नोट कर लो। आप पीछे के जो क्वेश्चन पेपर उनको उठा के देख सकते हो कि उन्होंने किस प्रकार क्वेश्चन पूछा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है एसएससी कि जलालुद्दीन खिलजी के, एक बार तो ऐसा पूछा था कि मंगोलों के आक्रमण के समय हरियाणा पर किसका शासन था? जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। कब किया? 1305 ईस्वी में। ये डायरेक्ट ऐसे के ऐसे मिलेंगे आपको क्वेश्चन। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से नोट्स बनाओ और इन बातों को आप हेडिंग में लिखो कि मंगोलों ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? 1305 ईस्वी में। शासक कौन था उस समय? जलालुद्दीन खिलजी था। हांसी के बरसी गेट का निर्माण किसने करवाया? तो आपके जलालुद्दीन खिलजी ने। अब जलालुद्दीन खिलजी का एक हिंदू सेनापति था। कौन सा हिंदू सेनापति? भी सभी का एक सेनापति होता था, तो जलालुद्दीन खिलजी का एक सेनापति था। वो कौन था? हिंदू था। उसका नाम क्या था? नानक। कि जो जलालुद्दीन खिलजी है इसका सेनापति हिंदू था, उसका नाम था नानक। नानक। जलालुद्दीन ने इस नानक को मंगोलों को रोकने के लिए भेजा कि मंगोल हरियाणा पर आक्रमण किया है, उनको रोको। तो नानक व मंगोलों को हांसी, एक आपका हांसी हो जाता है, एक आपका सिरसा हो जाता है। हांसी व सिरसा, इन दोनों के बीच में इस नानक ने उन मंगोलों को रोका और इनके साथ क्या हुआ? युद्ध किया। किसने किया? नानक ने। ये बस इतनी बात है यहाँ पे कि किसने रोका, किसने युद्ध किया। उसी समय एक गाजी मलिक था। उसी समय कौन था? गाजी मलिक। ये जो गाजी मलिक है ये जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। कौन विद्रोह करता है? गाजी मलिक। किसके विद्रोह? किसके खिलाफ? जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है। और जो ये विद्रोह करता है, ये विद्रोह इतना भयंकर था कि ये सिरसा तक पहुंच गया था। सिरसा तक पहुंच गया। सिरसा तक पहुंच गया मतलब है कि जो जलालुद्दीन खिलजी था ये दिल्ली पर शासन करता था। तो यही भी दिल्ली में था गाजी मलिक, तो इसने इसकी तरफ है विद्रोह किया। और ये जो विद्रोह है ये वहाँ से फैलते 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 अपने सिरसा तक पहुँच चुका था। कहाँ पर पहुँच चुका था? सिरसा तक पहुँच चुका था। उसके बाद में देखते हैं यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि गाजी मलिक व जलालुद्दीन खिलजी के मध्य, कि गाजी मलिक व जलालुद्दीन खिलजी, जो हमारा गाजी मलिक है, गाजी मलिक ये विद्रोह करता है जलालुद्दीन खिलजी के समय। और ये इसका विद्रोह कहाँ तक पहुँच जाता है? सिरसा तक इसका विद्रोह क्या हो जाता है? सिरसा तक इसका विद्रोह पहुँच जाता है। तो सिरसा में जो गाजी मलिक व सिरसा के एक शासक थे नसरुद्दीन। कौन शासक थे? नसरुद्दीन। उनके मध्य में युद्ध होता है। नसरुद्दीन, गाजी मलिक व नसरुद्दीन के मध्य युद्ध होता है। कहाँ पे होता है? वो आपका सिरसा में होता है। अगर आपसे पूछे जाए अच्छे से कि सिरसा का युद्ध किन किन के मध्य होता है, तो ना आपका नसरुद्दीन व गाजी मलिक के मध्य होता है। किसका युद्ध होता है? सिरसा का युद्ध। अगर आपसे सन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी में कहाँ पे युद्ध होता है? सिरसा में। कब होता है? 1326 ईस्वी में। किस किस के मध्य? एक आपके गाजी मलिक और एक आपका नसरुद्दीन खुसरो। इस युद्ध में नसरुद्दीन खुसरो हार जाता है और गाजी मलिक क्या हो जाता है? जीत जाता है।
इस प्रकार गाजी मलिक के जीत जाने के बाद में ये इसका उत्तराधिकारी था नसरुद्दीन। आप कंफ्यूज मत होना कि ये बीच में कहाँ से आ गया। इसने इसको भेजा था नसरुद्दीन को और ये हार जाता है तो ये क्या हो गया, खिलजी वंश का बाद में गाजी मलिक दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। इस प्रकार सिरसा का युद्ध जीतते ही गाजी मलिक हरियाणा व दिल्ली का शासक बन जाता है। जो गाजी मलिक है, गाजी मलिक हरियाणा व दिल्ली का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। अब किसका राज हो गया, अपने गाजी मलिक का राज हो गया। और ये जो युद्ध का वर्णन है जो सिरसा में हुआ था, इस युद्ध का वर्णन हमें अमीर खुसरो की पुस्तक है मिफ्ताह फतूह में, जो सिरसा का युद्ध था, सिरसा का युद्ध गाजी मलिक और एक आपका नसरुद्दीन है, ते कब हुआ था, 1326 ईस्वी में हुआ था कि सिरसा का युद्ध गाजी मलिक और नसरुद्दीन के मध्य हुआ 1326 में। इसकी जानकारी हमें एक अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो, इसकी पुस्तक थी मिफ्ताह फतूह है, ये इसकी पुस्तक थी। अमीर खुसरो की पुस्तक थी मिफ्ताह फतूह है। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि गाजी मलिक सिरसा के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, नसरुद्दीन हार जाता है और इस प्रकार सिरसा पर अधिकार करने के बाद में ये हांसी तक है, हांसी पर अधिकार और हांसी के बाद में दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है, इस गाजी मलिक का अधिकार हो जाता है। तो ये था हमारा आज का खिलजी वंश और इससे पहले हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब भी किया करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अब बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।